बेटा सभी को गुड आफ्टरनून मेरे बेटे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सब अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। और आज प्रियांशी हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, किस पर्पस के लिए आए हुए हैं मेरे बेटा? अकाउंट्स, ठीक है ना। आज हम अकाउंट्स पढ़ने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो अकाउंट से रिलेटेड पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं। आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे दूं मेरे बेटा? सबसे पहले आपका सिलेबस मालूम है क्या है? अकाउंट्स से रिलेटेड थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। अकाउंट्स में 3 बुक है मेरे बेटे इस ईयर आपके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहली बुक पार्टनरशिप, सेकंड बुक कंपनी अकाउंट, ये पार्टनरशिप अकाउंट, क्योंकि अकाउंट पढ़ रहे हैं तो अकाउंट अंडरस्टूड ही है। और लास्ट है मेरे बेटा जी फाइनेंशियल एनालिसिस। ये कंपनी से ही रिलेटेड है लेकिन नाम बदल दिया है, फाइनेंशियल एनालिसिस। 3 बुक है हमारे पास। तीनों बुकों की वेटेज भी अलग अलग है। जो आपकी पहली बुक है 36 मार्क्स, दूसरी 24 मार्क्स और ये 20। टोटल कितने हो गए? अरे बोलो, हाँ ऐसे साइलेंट थोड़ी रहना है, बोलना है भाई। टोटल कितने हो गए? 80 मार्क्स हो गए। अब इन 80 मार्क्स के लिए मेरे बेटा हमने करना क्या है? प्रॉब्लम यहां आ रही है। अब करना कुछ नहीं है ज्यादा इसमें बेटा जी। फर्स्ट 7 मतलब इसमें 7 चैप्टर हैं, इसमें 3 चैप्टर है और इसमें केवल 4 चैप्टर है। टोटल कितने हो गए? 7 + 3 + 4 14। अब आप ये समझिए ये हमारा सिलेबस है और सिलेबस में केवल 14 चैप्टर है, ठीक है। इन 14 चैप्टर या 14 चैप्टर में हमने मिलने हैं केवल मेरे बेटा जी 80 मार्क्स रिटन पेपर में। 20 मार्क्स के लिए अभी डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्या होगा, कैसे होगा। हाँ आओ सब। तो क्या कह रहा था मेरे बेटा कि अब बात आती है ये 14 चैप्टर, 14 चैप्टर करने के लिए 14 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कितना टाइम? अरे बोलो, कुछ तो बोलोगे तो टाइम कुछ तो मालूम होगा। कितना टाइम? कितने महीने? पेपर कब होने हैं आपके? मार्च, फेब, मान के चल रहे हैं इन 14 चैप्टर के लिए केवल 10 मंथ। सर 2 महीने, 12 अप्रैल चल रहा है भैया, मार्च में पेपर होगा, 12 महीने हैं। 1 महीने में पेपर होने हैं मार्च में। बचे कितने महीने? 11 में 1 महीने में हम मान ले रहे हैं फेस्टिवल, दीपावली भी होगी, होली भी आएगी, नहीं है ना, रक्षाबंधन भी है, भाई दूज भी, सारी चीजें यार। मतलब केवल हमारी पढ़ाई होनी है 10 महीने। तो पहला तो क्वेश्चन मेरा एक आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, और आपको बोलना है, ऐसे नहीं है, साइलेंट नहीं रहना है मेरी क्लास में, कि क्या हम ये 14 चैप्टर क्या ये हम 10 महीनों में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप अपने दिल की बताना, फिर मैं अपने दिल की तो बताऊंगा ही। पूरे साल मैंने ही बताना है बेटा। पहले मैं आपका तो अंदर से देखूं कि आप क्या करने आए हैं मेरे पास। तो मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा बड़ा काम नहीं है 14 और 10 महीने, ये तो बहुत बड़ा काम टाइम दे दिया हमें। तो अब बात आती है कि हम ये 14 चैप्टरों को 10 महीनों में केवल एक ही बार कर पाएंगे? एक ही बार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, कि ज्यादा बार कर लेंगे?
ये ज्यादा बार का मतलब है मेरे बेटे, अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं इसको 3 टाइम्स करवाऊंगा, 3 टाइम्स। मतलब अब आप ये समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 3 टाइम्स की डेफिनेशन बताना चाह रहा हूं कि फर्स्ट टाइम जो मैं आपका ये सिलेबस करवाने वाला हूं, फर्स्ट टाइम ये जो आपकी स्कूल में बुक लग रही है, जो स्कूल की बुक है, उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा पहली बार। और ये कब करूंगा मेरे बेटा जी? बिफोर 10th of अक्टूबर, 10 अक्टूबर से पहले आपका सिलेबस पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा ऑनेस्टी के साथ, पहली बार। सेकंड टाइम जब बात आती है, सेकंड टाइम ये आपका सिलेबस अब स्कूल वाली बुक नहीं लगेगी। पहले अभी कौन सी बुक से करवाऊंगा मैं? स्कूल वाली बुक। स्कूल में मोस्ट प्रोबेबिलिटी कौन सी बुक लग रही है? टीएस ग्रेवाल साहब की, नहीं ना? लेकिन कुछ स्कूलों में हमारे डीके गोयल साहब की भी बुक लगा रखी है, ठीक है ना? तो उसका भी सॉल्यूशन करते हैं। तो स्कूल में जो बुक चल रही है उसके अकॉर्डिंग करवा देंगे। सेकेंड टाइम मेरे बेटा संजय गुप्ता के नाम से, मतलब मेरे ही अपने नाम से बुक प्रिंट आउट होती है नजफगढ़ के अंदर, सोल्ड होती है। जैसे आपकी टीएस ग्रेवाल साहब की बुक होती है, ऐसे ही मेरे अपने नाम से बुक सोल्ड होती है अकाउंट्स की, ठीक है ना? हम सेकंड टाइम ये बुक करेंगे। और ये मेरे बेटा जी हमारा जो सिलेबस होगा ये होगा बिफोर 25 ऑफ जनवरी। ये जनवरी से पहले ये आपका सेकंड टाइम कंप्लीट करवा दी जाएगी। अक्टूबर मिलेगा, नवंबर, दिसंबर और 1 जनवरी का क्वेश्चन, मतलब 4 महीने में खींच दी जाएगी। और जो मैं रिटर्न में दे रहा हूं ना, ये आज पहली बार नहीं करवा रहा हूं, हर साल होता है मेरे बेटा। ये आपको बता रहा हूं क्योंकि आप पहली बार आए हैं मेरे पास। उसके बाद थर्ड टाइम आपका सिलेबस एक बुक फिर छपेगी क्रैश कोर्स के नाम से, क्रैश कोर्स। इसमें क्या होता है? इसमें जितने भी हमारे सैंपल पेपर होते हैं उनके अच्छे क्वेश्चन हम डाल देते हैं, प्लस क्या करते हैं अपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि बेटा टाइम कम होता है और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन उनको टच करते हुए निकल जाते हैं, खड़ा कर, तो प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो थर्ड टाइम ये सिलेबस खत्म होगा मेरे बेटा जी बिफोर ये 28 फरवरी से, 1 महीने में कंप्लीट करवा दी जाती है क्योंकि 2-2 ढाई घंटे की क्लास चलती है इसमें। तो इस तरह से मेरे बेटा जी आपका जो सिलेबस हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बेटा वो 3 टाइम्स होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 3 बार में अगर हम सिलेबस करें तो कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है कि इजीली अच्छे नंबरों से पास हो जाए। इजी है टफ है? हाँ भाई सोरेडा स्कूल, इजी है टफ है? इजी है भाई, कुछ नहीं है सिलेबस में, कुछ नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि हमने सिलेबस कर लिया, लेकिन सिलेबस करने का ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? सिलेबस ऑब्जेक्ट करने का ऑब्जेक्ट क्या है बेटा जी? टारगेट हमारा क्या है अब बताना? हम कितने मार्क्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं यहां पर? 100। और हमें कितने चाहिए? मैक्सिमम मैं आपसे पूछूंगा कितने चाहिए बताओ? 100 चाहिए। मैं अब आपको कह रहा हूं कि अगर आपको मैं प्रॉमिस कुछ नहीं कर रहा हूं, भगवान मैं नहीं हूं इसलिए प्रॉमिस नहीं कर सकता हूं, नहीं तो प्रॉमिस कर देता। मैं और आप जो फाइट करेंगे वो केवल 2 नंबर के लिए फाइट करेंगे, 99 और 100 के लिए। 98 की तो मैं गारंटी लेता हूं। अब केवल फाइट किसकी होगी? 2 नंबरों की बस। अगर आप बड़ी ईमानदारी के साथ यहां पर अगर मेरे साथ फाइट करते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको थोड़ी सी मेहनत की डेफिनेशन क्या है? डेली 1 घंटे आपको क्लास में आना है और मेरा होमवर्क करना है बस। घर जाकर जब भी टाइम मिले तो पीछे के चैप्टरों का बैकअप करते चले जाना। बैकअप का मतलब रिवीजन करते चले जाना भैया, ठीक है? तो मैं दिल से आपको कह रहा हूं कि 98 प्लस लाना हमारा एक टारगेट है और जो फाइट होनी है वो केवल 2 मार्क्स की होगी, 99 और 100। मेरे लिए 2 नंबर की फाइट है केवल, क्योंकि 2 नंबर में सीबीएसई कभी कभी वो क्वेश्चन डाल देती है जो आपको अपने लॉजिक से देने होंगे। सिलेबस से ही होगा, सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, सब कुछ करवाया जाएगा।
और जो सिलेबस आपको मैं करवाऊंगा उसका 20% ऊपर लूंगा। चैप्टर जो है ना, एक चैप्टर का जो एरिया है उसका रेडियस से 20% ऊपर लूंगा। क्योंकि 20% ऊपर लेने का, क्योंकि मैंने 12th ही थोड़ी पास करवानी है भाई, आगे चलकर कॉलेजों में भी जाना है, सीए करेगा कोई बच्चा, कोई कुछ करेगा, तो उसके लिए भी टारगेट फिक्स करके रखना है। तो अब बात आती है 98+ को लाने के लिए हमने फाइट तो करनी है बेटा जी, और फाइट बड़ी ईमानदारी से करनी है। इस ईमानदारी के लिए ही आज हम और आप यहां बैठे हुए हैं। क्लियर है? अरे हाँ और ना? तो अब क्या मैं अब उम्मीद करूं कि आप मेरे साथ फाइट करोगे ईमानदारी से? क्या मैं आपसे उम्मीद करूं कि आप मेरी क्लासेस रेगुलर आएंगे मेरे बेटा जी? कि रेगुलर समझ में आता है? मेरी क्लास कब से कब लगेगी मेरे बेटा जी? मेरी क्लास मंडे टू फ्राइडे क्लास लगेगी, कंटिन्यू मंडे टू फ्राइडे क्लास लगेगी। सैटरडे जो होगा मेरे बेटा जी, आपको मैं आज इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हम जहां ट्यूशन पढ़ रहे हैं वो सिलेबस कैसे करवाएंगे, एग्जाम कैसे लेंगे, टेस्ट कैसे लेंगे, वो आपको पता होना चाहिए यार। आप मेरे से बार बार पूछे, मैं आपको बताऊं, बेकार की बात है। सैटरडे हमारा डाउट सेशन रहेगा। सैटरडे डाउट का मतलब क्या होता है मेरे बेटे, मालूम है? मैंने आपको मंडे टू फ्राइडे पढ़ा दिया इन 5 डेज। अब इन 5 डेज में अगर आपको कोई डाउट है, कोई टॉपिक पढ़ना है, दोबारा समझना है, कोई क्वेश्चन मैंने करवाया था या आपने किया था, क्लास में हो गया लेकिन अभी वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं चल रहा है, तो उसके लिए सैटरडे आप आ सकते हो। सैटरडे क्लास 1 घंटे की नहीं है, 3 to 7 आप हमारे साथ 4 आवर बैठे रहिए। फेस टू फेस क्लास नहीं लगेगी, फेस टू फेस होम ट्यूशन चलेगी उस दिन। ये सैटरडे का काम होगा। सैटरडे अगर सपोज कीजिए डाउट नहीं हो सकता है हम टेस्ट भी ले सकते हैं आपके। और आप कह रहे हैं जी मैंने टेस्ट नहीं रखा, और आप कह रहे हैं जी हमारे तो डाउट भी नहीं है, अब क्या करें? फिर आपको छुट्टी होगी और क्या होगा। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? अब आपको छुट्टी लेनी है या डाउट पर आना है, ये ऑप्शनल होगा आपके लिए। जिस बच्चे को मेरे को बुलाना होगा, मेरे को लग रहा है इस बच्चे को बुलाना है, उसको फिर कंपलसरी में बुलाना पड़ेगा। जिस बच्चे को कह दिया जाएगा बेटा आपकी इच्छा है आप आए या ना आए, वो फिर आपके ऊपर रहेगा। क्लियर है? क्लियर? तो क्लासेस मैंने बोल दिया मंडे टू फ्राइडे होगी, सैटरडे डाउट्स होगा। और सबसे बड़ी बात, जितनी भी हमारी यहाँ क्लासेस हो रही हैं, ये जितनी भी क्लासेस होंगी उनकी रिकॉर्डिंग होगी मेरे बेटा जी। अभी भी जो क्लास में ले रहा हूं, अभी भी जो मैं क्लास आपको ये जो बोल रहा हूं, ये सब रिकॉर्डिंग चल रही है। रिकॉर्डिंग से फायदा ये होगा कि अगर घर जाने के बाद अगर आप दोबारा सुनना चाहें, दोबारा क्लास लेना चाहें, तो आपको क्या करना होगा? उसके लिए ग्रुप में मैसेज डालना पड़ेगा आपको। आफ्टर 7 PM 7 बजे के बाद मैसेज डाल दीजिए, और रात में 9 बजे तक क्लास पहुंच जाएगी आपके पास। और कभी कभी जब हमें ये लग रहा है टॉपिक टेक्निकल है, थोड़ा सा टेक्निकल है भाई, थोड़ा टेक्निकल भी होंगे, तो वो हम अपने आप ही डाल देंगे, कहने की जरूरत ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? रिकॉर्डिंग कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं कि मैं वहां कोई अलग बैठेगा टीचर वो कर, जो मैं बोल रहा हूं इस टाइम जो बोल रहा हूं ना, ये देखो ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ये सिस्टम ये रिकॉर्डिंग का चल रहा है, सारा सिस्टम चल रहा है, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है जो मैं बोल रहा हूं। तो मेरी बात समझ में आती है मेरे बेटा जी? तो एक सिस्टमेटिक तरीके से काम होना है। अब बात आती है मेरे बेटा जी, टेस्ट आपको बता दूं, टेस्ट की, टेस्ट टॉपिक वाइज भी लिए जाएंगे और आफ्टर चैप्टर। कोई टॉपिक टफ सा लग रहा है तो उसका टेस्ट रख लिया जाएगा। चैप्टर के बाद तो होना ही होना है मेरे बेटा जी। इसके बाद आपको ये बता दूं, एग्जाम। सर ये एग्जाम क्या है बेटा? टेस्ट 1 आवर का होगा और एग्जाम 3 आवर्स के होंगे। जो 11th में बच्चे हमारे साथ थे या हमारे साथ हमारे यहाँ पढ़े थे, उनके 11th में 3 आवर्स के कम से कम कितने टेस्ट हुए थे? 5-6 हुए थे, 5-6 हुए थे, 5 to 6 हुए थे लगभग। वो 3 आवर्स के संडे को टेस्ट होगा मेरे बेटे। उसमें सिलेबस कैसे होगा बेटा? सेम वही 3 आवर्स 80 मार्क्स कंप्लीट,
बोर्ड का पैटर्न, सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न, सारा कुछ बोर्ड के पैटर्न पर ही होगा, मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं होगा। जिस पैटर्न से पेपर बनेगा वही पैटर्न से आपका पेपर लिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग चेकिंग होगी। चेकिंग के बाद आपको मेरे बेटा जी उसका सॉल्यूशन भी दिखाया जाएगा। आपका नहीं सॉल्यूशन दिखाया जाएगा, आपकी तो आंसर शीट होगी। आप अपनी आंसर शीट को हमारे सॉल्यूशन से सॉल्यूशन उस क्वेश्चन पेपर का सॉल्व हम करके देंगे आपको। आप अपनी आंसर शीट और सॉल्यूशन को आमने सामने रखिए और अपने ये देखिए गलती कहां पर है, एरर कहां है। तो उससे क्या होगा, जिस एग्जाम में जिस पेपर में आपने कुछ गलतियां करी हैं तो आपके पास सॉल्यूशन होगा, तो आप गलतियों को फाइंड आउट कर सकते हैं और फाइंड आउट कर उनको डिलीट भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? डिलीट कर सकते हैं ना। तो हमारा पूरा प्रोसेस इस तरह से होगा। अब आपके मन में कोई डाउट हो, क्योंकि आपकी क्लास ऑलरेडी 3 दिन डिले हो चुकी है, 3 दिन, तीसरा दिन मतलब 2 दिन तो हो ही चुकी है, क्योंकि बैच 3 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं हमारे। 5 तारीख पहला बैच फिलअप हो गया, भर गया वो। अब 3 to 4 कर रहे हैं, उसके बाद 4 to 5 में पहुंचेंगे हम लोग। तो कहने का मतलब ये है, हमारा सिस्टम इस तरह से है। अब आपको ये अगर मेरे से कोई दोबारा कुछ पूछना है, सर मेरे को ये बता दो कि अब आपने कहा या नहीं पूछा कि सर एक बात तो आपने बताई ही नहीं। बेटा प्रैक्टिकल नहीं बताया मैंने। प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होगा? ये 3 भागों में डिवाइड होगा बेटा जी, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 12 मार्क्स। ये आपकी फाइल बनवाई जाएगी स्कूल में, ये आपका वाइवा होगा और ये आपका रिटन एग्जाम होगा। स्कूल वाले ये फाइल बनवाएंगे, अगर बनवा दें तो उन्हें थैंक यू बोल देना, और अगर ना बनवाएं तो फिर हमें थैंक यू बोलना है, फिर हम बनवाएंगे। कदम से कदम मिलाकर रखना है। मतलब आप ये सोचिए कि आप अपने दिमाग में से एक चीज निकाल दो। अब अकाउंट्स कुछ भी चीज नहीं होती है, और अकाउंट्स का मतलब एक ही नाम है, मेरी नॉलेज में तो प्राउड से कहता हूं, अकाउंट्स मतलब संजय गुप्ता। मेरे पे छोड़ दो बस, मैं जैसे कहूं, भगवान नहीं हूं मैं, ये पक्की बात है, और ना मैं बनना चाहता हूं। आप जैसा हूं, बड़ा ईमानदारी से मेहनत करना चाहता हूं, बस सपोर्ट आपका चाहिए मेरे को। सीबीएसई आराम से तो कोई कुछ देता नहीं है। बाहर वाले से अगर कहो भाई जरा 10 रुपए दे, दोस्त से भी कह दो 10 रुपए दे, बोला कब लौटाएगा, बोला नहीं दूंगा, तो क्या दे देगा? नहीं दे सकता भाई। तो बाहर वाले से आप कुछ अगर लेना चाहते हैं तो आराम से नहीं मिलेंगी कोई भी चीज है, उसके लिए जबरदस्ती करनी पड़ती है। तो सीबीएसई से हमने है ना गले में हाथ डालकर नंबर निकालने हैं। कितना भी अपना जबड़ा बंद कर ले, कितना भी टफ पेपर दे दे, मैं खुद कह रहा हूं सीबीएसई को उसके बाहर प्रीति विहार में कड़कड़ डूमा जाकर चिल्ला कराना। एक दिन पेपर जितना टफ बनाया जाए ना, इस बार बना के देख लेना 12th में। लेकिन फिर भी हमारा टारगेट 98 प्लस तो ये है ही, और 99 और 900 के लिए हमें इसमें 2 नंबर के लिए फाइट है बस सीबीएसई से। बस करना कुछ नहीं है, केवल मेहनत। तो फाइल आपके स्कूल वाले बनवाएंगे, ना बनवाए मैं बनवाऊंगा। वाइवा आपके जो सिलेबस मैंने बताया था, ये 3 बुक यहीं से पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। जो 12 नंबर का जो मैंने बोला रिटन एग्जाम होगा, ये रिटन एग्जाम केवल एक ही बुक से होगा, वो होगा 3rd बुक से, फाइनेंशियल एनालिसिस से, केवल एक बुक से। 2 क्वेश्चन देंगे, 2-4 उनकी इच्छा है। एक्सटर्नल समझ में आता है ना, एक्सटर्नल किसे कहते हैं? एक्सटर्नल बाहर से टीचर आएगा, बाहर से टीचर आएगा, टीचर आपसे पेपर देगा। ये स्कूल की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो आपके साथ क्या बिहेव करते हैं, मतलब कैसा आपके साथ नंबरों में रखते हैं। लेकिन आप मेहनत करिए, कोई सिफारिश लगाने की जरूरत नहीं है। आप आपका नंबर अच्छे ला चाहते हैं तो आपके पास केवल एक ही चीज है, वो है रेगुलरिटी और वो है पंक्चुअलिटी। आप रेगुलर क्लास में आइए, पंक्चुअलिटी से होमवर्क करिए, और कुछ नहीं चाहिए आपको। तो क्या अब मैं ये समझ सकता हूं कि हाँ हो सकता है काम हमारे और आपके बीच? हाँ जी हर्ष, यस यस ना हर्ष है, यस यस वो हर्ष है। हर्ष समझ में आया मेरे बेटे? ठीक है ना। तो ये सारा प्रोसीजर है।
अब इस प्रोसीजर में अगर आपको कुछ पूछना है मेरे से, फटाफट अब पूछते हैं, चलते हैं। फिर मेरे को क्या पढ़ाना है, कैसे बता ही दिया है मैंने, बस ये और सुन लीजिए। बस क्या शुरुआत कहां से करूंगा? शुरुआत में फर्स्ट बुक से करूंगा। कौन सा चैप्टर? पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा, पहली बुक का पहला चैप्टर। क्लियर मेरे बेटे जी? अरे हाँ और ना? क्लियर? तो क्या अब मैं आगे चलूं थोड़ा सा, क्या अभी कुछ पूछना है आपको? कुछ पूछना है? पक्की बात? नीलम, क्या नाम है इस बच्ची का? ममता है, ममता, ओके। चले फिर ममता जी आगे चले। चलो बेटा जी करें आगे, चलो। तो मेरे बेटे इस तरह से ये मैंने आपको सारा सिस्टम बता दिया है, और आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप बड़ी ईमानदारी से काम करेंगे और मेरा साथ देंगे और ईमानदारी से पढ़ेंगे। सभी के पास असाइनमेंट आ चुके होंगे, आ गए नहीं आ गए? आ गए ना बेटा? हमारा चैप्टर का जो नाम है ना, आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मेरे बेटा जी पार्टनरशिप फंडामेंटल। तो क्या ये चैप्टर है, इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं? चैप्टर का जो नाम है वो एक बार मैं फिर लिख रहा हूं, और आप जब मैं कहूं जब लिखना है, और नहीं तो समझना है अभी तो आपको। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये जैसे मैं बोल रहा हूं ये चैप्टर का नाम है मेरे बेटा। तो अब आप समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। फंडामेंटल जो वर्ड यूज हुआ है ये हुआ है मेरे बेटा जी बेसिक के लिए। बेसिक का मतलब क्या होता है बेटा जी? बेसिक का मतलब होता है आधार। और एक और मेरे को हिंदी में नाम याद है इसका, बेसिक का मतलब होता है नींव डालना। नींव समझ में आता है? नींव क्या होता है? नींव जब हम मकान बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? आपसे पूछ रहा हूं। अरे तो मैं, तुम इधर उधर देख रहे हो, तुम अपना देख नहीं रहे यार। तुम ये देख रहे हो मेरी क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, उन्हें काउंट क्यों कर रहे हो? क्यों नजर लगाने लग रहे हो तुम? अरे कहां देख रहे भाई, तुम तो इधर उधर नजर लगाने में लग रहे हो। है अभी देख रहे हो सीट कितनी खाली पड़ी हुई है, इन पे अच्छे, इन पे भी बच्चे बैठेंगे यार। पूरी कैलकुलेशन चल रही है तुम्हारी तो, है? हाँ ऐसा मत करो भाई। हाँ तो नींव किसे कहते हैं मेरे बेटे? जब घर बनाते हैं तो नींव क्यों डालते हैं? मजबूत के लिए। अगर हम सपोज नींव ना बनाए, लैंड ये है, और यहीं से अगर ईंट ब्रिक्स रखते चले जाए तो मकान मजबूत होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। और अगर सपोज करिए नींव यहां, जैसे पेन है ये पेन अगर मैं यहां पर खड़ा कर दूं नहीं खड़ा होगा, और यहां पकड़ दूं तो गिर भी नहीं रहा। ये क्या है? ये नींव डाल दी, बेस डाल दिया, बढ़ गया ना। यही बेस डालने जा रहा हूं आपका मैं। और ये बेस किसका डालने जा रहा हूं? फर्म का। फर्म का मतलब होता है मेरे बेटा जी बिजनेस। और ये बिजनेस किसका मेरे बेटा जी? पार्टनर्स का। बात आती है सर ये पार्टनर जो आप वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं, ये पार्टनर्स नहीं समझ में आ रहे, तो बेटा वो ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुन लो। ये लो साहब, ये हो गया हर्ष और ये हो गया यस। ये दो दोस्त एक दिन बोले आपस में कि यार दिन भर खाली रहते हैं, कुछ काम कर लेते हैं। यस बोला हर्ष से क्या काम कर लेते हैं? हर्ष बोलता है कि हाँ बता काम क्या करते हैं? बोले यार कुछ तो कर। दोनों ने प्लानिंग कर रहे हैं एक बिजनेस चलाने के लिए। अब प्लानिंग में क्या डिसाइड हुआ? कि डिसाइड ये हुआ कि हम स्वीट्स का काम करते हैं, मिठाई बनाएंगे और सोल्ड आउट करवाएंगे। तो ये जब ये दोनों यश और हर्ष जब किसी बिजनेस को मिलकर कर रहे हैं, तो इसको मैंने अभी नाम दिया था बिजनेस। इसी बिजनेस को क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी? फर्म। और क्योंकि अब ये दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं मेरे बेटा जी पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म। और जो ये हर्ष और यश है ना, इनको आज के बाद इंडिविजुअल लोग दूर से क्या कहेंगे? ये दो हर्ष यश नहीं आ रहे हैं, क्या बोलेंगे? ये पार्टनर हैं।
क्या वर्ड यूज किया जाएगा? तो जब कोई व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो उन इंडिविजुअल व्यक्ति को बोला जाता है पार्टनर। और जब वो पार्टनर्स जिस बिजनेस को करते हैं उस बिजनेस को बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। हाँ ना तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हाँ हाँ, थोड़ा सा हाँ और ना बोलना होगा। क्लियर है ना? तो हम क्या करने जा रहे हैं मेरे बेटा? हम नींव डालने जा रहे हैं किस बिजनेस की? जो पार्टनर चलाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म। अब इस नींव डालनी है पार्टनरशिप फर्म की। इस नींव को, बेस को सिखाने के लिए इस चैप्टर को बनाया गया है, जिसका नाम क्या बताया गया था? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। क्या मेरी बात आप तक पहुंची क्या नहीं पहुंची? अगर अब आपसे कहे पार्टनर्स किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे आप? पार्टनर्स किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो उन इंडिविजुअल व्यक्तियों को क्या बोला जाता है? पार्टनर्स बोला जाता है। हाँ और ना बेटा जी? क्लियर है? अब आगे चलूं। अब आगे चलने के लिए अब आपकी बुक की तरफ चल रहा हूं। बुक की तरफ चलने से पहले एक वर्ड और आपको लास्ट ईयर पढ़ाया गया था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? सच सच बोलो, हाँ और ना तो बोला करो भाई। ये आपको पढ़ाया गया था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन मतलब ये इंडिया, भारत। ये एक्ट का मतलब क्या है मेरे बेटा जी? कानून। ये कानून 1932 में बनाया गया था। क्या कानून? जब भी कोई पार्टनरशिप में मिलकर काम करेगा, कौन सा? पार्टनरशिप फर्म चलाएगा, तो उस फर्म को चलाने के लिए एक कानून बनाया गया था। और वो कानून कब बनाया गया था? 1932 में। और ये कानून कहां पर एक्टिव रहेगा, काम करेगा? इंडिया के अंदर। पाकिस्तान में नहीं चलेगा, श्रीलंका में काम नहीं करेगा, केवल कहां काम करेगा? इंडिया में। तो इस कानून को बोला गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 19। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि तो सारा कानून यही चलेगा बेटा, तो इसके बारे में नॉलेज तो हो। पढ़ा तो आपने ये लास्ट ईयर भी था, सुना था आपने, बिजनेस स्टडी में था। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वर्ड सुना था नहीं सुना था? लेकिन वहां रट लिया था, टीचर ने बता दिया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, हाँ ये होता है, आपने रट लिया। आप समझ में आया ये क्या चीज है? ये लॉ, कानून बना दिए गए थे 1932 में, जब हम गुलाम हुआ करते थे। और तब से अब तक चल रहा है। सर अब चेंज नहीं हुआ? चेंजेज हुए हैं, उनमें चेंज कर दिए गए, लेकिन नाम वही रखा गया है अभी तक। यस और नो बेटा जी? उस एक्ट में अब एक्ट क्या है सर? एक्ट क्या होता है? कानून। जैसे मैंने बोला, तो ये कानून की बुक होती है मेरे बेटे। और जितनी भी हमारी बुक होती हैं, अगर आपने जैसे टी.एस. गिरेवाल साहब की बुक देखी हो, ये मेरे पर ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं आती है, इसलिए ये बुक है, ये चैप्टर वाइज डिवाइड कर देते हैं। याद है ना बेटा जी? ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 2 है, ये 3। हमारे जो इंडेक्स होती है वो चैप्टरों में होती है। लेकिन जो लॉ की बुक होती है ना, वो लॉ की बुक चैप्टरों में नहीं होती है। वो किस में होती है मेरे बेटा? पैराग्राफ में होती है। ये उसका पैराग्राफ 1, इसे बोल दिया जाता है सेक्शन 1। ऐसे ही दूसरे पेज पर फिर मेरे बेटा जी फिर दूसरा पैराग्राफ। सर ये क्या समझा रहे हो? समझो, अभी समझा रहा हूं। ये दूसरा मतलब एक्ट की बुक को हम किसमें? चैप्टर वाइज नहीं बनाते, इंडेक्स किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं? सेक्शन 2 बना दिया ये। ऐसे ही पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो लिखी गई है वो किस सेक्शन में लिखी गई है? सेक्शन 4। हाँ और ना? अब समझ में आया मैं क्या बोलने जा रहा था? सेक्शन 1 क्या है, सेक्शन 2 क्या है? तो सेक्शन 4 में डेफिनेशन बताई गई है। किस एक्ट में? 1932 में। यस और नो बेटा जी? और डेफिनेशन क्या बताई गई है, अब वो जरा ध्यान से आप स्क्रीन पे देख लीजिए, नहीं तो आपके असाइनमेंटों पे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये सिंपल सा लैंग्वेज लिखा हुआ है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन। ध्यान से सुनना है भैया। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप एक रिलेशन है, बिटवीन का मतलब व्यक्तियों के बीच, हु हैव एग्रीड, जो आपस में क्या हुए हैं?
एग्रीड, एग्रीड का मतलब क्या हुआ है मेरे बेटा, आपस में सहमत हुए। और सहमत किस लिए हुए हैं, शेयर द प्रॉफिट, शेयर द प्रॉफिट। जो आपस में दो या दो से लोग काम करेंगे तो आपस में सहमत तो होना चाहिए, भाई आप कितना प्रॉफिट लोगे, आप कितना लोगे, नहीं तो फिर बाद में लड़ाई नहीं होगी। तो हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट किस में लेंगे साहब, आगे लिखा है ऑफ ए बिजनेस, ऑफ ए, और बिजनेस के बाद ममता लिखा हुआ है कैरिड ऑन बाय। अब बिजनेस कौन चलाएगा, तो लिखा है बिजनेस कैरिड ऑन बाय, कैरिड का मतलब चलाना, कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे पार्टनर चलाएंगे। और का मतलब या वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर इसका मतलब नहीं समझ में आया, हाँ बेटा नहीं आया होगा। सपोज करिए जैसे मैंने कहा 4 पार्टनर है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 4 पार्टनर है, ठीक है मेरे बेटा जी, ये 4 पार्टनर है और चारों ये पैसे वाले, चारों नहीं 3 पैसे वाले हैं ये, और एक ये पार्टनर है बेचारा गरीब सा, मोटा सा है, शरीर मजबूत है, ये लड़की सी बना दी, चलो एक ये लड़की है, चलो ठीक है। ये 4 पार्टनर, 3 लड़के और एक लड़की, चारों पार्टनरों ने कहा कि मिलकर बिजनेस करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है करते हैं, क्या पैसा लगाओ। तो ये लड़की जो है इसका नाम रख दे रहे हैं, नाम क्या रख दे रहे हैं, लक्ष्मी। नाम लक्ष्मी है लेकिन पैसा नहीं है, नहीं ना। लक्ष्मी अपने दोस्तों से बोली कि हम बिजनेस तो करना चाह रही हूं मैं, लेकिन पैसा नहीं लगा पाऊंगी, पैसा नहीं है। ये दोस्त इसके अच्छे थे, उन्होंने कहा लक्ष्मी अच्छा एक बात बता, बोले बोलो, कि अगर हम कैपिटल का मतलब पैसे अगर हम लगा दें बिजनेस में, तो क्या आप बिजनेस को संभाल लेंगी, स्वीट्स की दुकान पर बैठ लोगी, आप ड्यूटी दोगी ईमानदारी से। लक्ष्मी बोली डन, डन हो जाएगा काम। मेरी बात समझ में आई। लक्ष्मी क्या करिए, हाँ मैं संभाल लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई इशू ही नहीं है, पैसा अर्न करना है मेहनत से। तो क्या मतलब है कि या तो ये बिजनेस को सारे पार्टनर चलाएंगे, बाय ऑल जो लगा कैरिड बाय ऑल, डेफिनेशन पे देखो एक बार क्या लिखा है, कैरिड बाय ऑल, ऑल मिला नहीं मिला, उसके बाद और के बाद क्या लिखा है, वन ऑफ देम। इधर देखो वन ऑफ देम का मतलब या लक्ष्मी चलाएगी, केवल वन ऑफ देम का मतलब कोई एक, एक्टिंग फॉर ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब लक्ष्मी क्या करी है, लेकिन अगर मैं चलाऊंगी तो याद रखना जो भी मेरे डिसीजन होंगे वो डिसीजन लक्ष्मी के नहीं माने जाएंगे, वो किसके माने जाएंगे, हम सबके माने जाएंगे। हम सबके मतलब समझ में आता है। अगर लक्ष्मी ने किसी व्यक्ति को एम्प्लॉय रख लिया, अपने यहां जॉब पे रख लिया, तो ये बात ये लक्ष्मी ने रखा है, तो लक्ष्मी क्या कह रही है, ये नहीं माना जाएगा कि मैंने रखा है, माना क्या जाएगा, हम सब ने रखा है। यस और नो बेटा जी। काम लक्ष्मी ने नहीं किया है, ये काम किसने किया है मेरे बेटा जी, सब ने किया है। क्या मेरी बात अभी भी नहीं समझ में आई। एक्टिंग फॉर ऑल, लास्ट वाला मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। एक्टिंग फॉर ऑल केवल एक वर्ड समझाने में लग रहा हूं। ये एक्टिंग फॉर ऑल का क्या मतलब है कि काम एक करेगा, लेकिन वो एक्टिंग कार्य किसकी तरफ से करेगा, सभी पार्टनर की तरफ से। यस और नो बेटा जी। नहीं समझ में आया यार, तो डेफिनेशन दोबारा देखो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आराम आराम से देखनी है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बोलू, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव, मीनिंग समझ में आ रहा है क्या, मैं वैसे ही बोलता चला जा रहा हूं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन द व्यक्तियों के बीच, हु हैव एग्रीड जो आपस में सहमत होते हैं। सहमत किसमें होते हैं, शेयर द प्रॉफिट, शेयर द प्रॉफिट किसमें लेंगे, बिजनेस में। बिजनेस कौन चलाएगा, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, बिजनेस सभी लोग चलाएंगे या कोई एक चलाएगा। एक्टिंग फॉर ऑल, काम सभी की तरफ से करेगा। यस और नो बेटा जी। समझ में अभी भी नहीं आया यार, थोड़ी नहीं आया, पक्की बात है नहीं आया, करूं फिर आगे, दूसरा बोलूं फिर। उसके बाद आते हैं मेरे बेटा जी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब बेटा जी होता है मेरे बेटे विशेषताएं। विशेषताएं, हर आदमी में कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, आपके अंदर भी कुछ विशेष बातें होंगी मेरे बेटा जी। ऐसे ही ये कह रहे हैं जी, अच्छा ये बताओ जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन आप बता रहे हैं या पार्टनरशिप बिजनेस है, इसमें विशेष बातें क्या है। विशेष बातों की बात की जा रही है केवल, जिसे कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है, जिसे फीचर्स बोला जाता है।
हिंदी में विशेषताएं बोला जाता है। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो मेरे बेटा जी सबसे पहले आप अपनी डेफिनेशन पर आइए दोबारा, और डेफिनेशन में जरा ध्यान से अंडरलाइन करेंगे जो मैं बोलूंगा। सभी लोग अपने पेन से क्या मैं बोलना शुरू करूं? क्या पार्टनरशिप मैं जहां बोलूंगा वहां अंडरलाइन करना है? मैं अभी डेफिनेशन पढ़ रहा हूं। देखो डेफिनेशन, पार्टनरशिप इज रिलेशन, अंडरलाइन करो, बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है मेरे बेटे? तेरे मेरे बीच में, है ना, दो लोगों के बीच में। तो बिटवीन मतलब वर्ड आता है दो या दो से अधिक के लिए। तो पार्टनरशिप में सबसे बड़ी बात तो क्या होनी चाहिए? एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, मतलब एक एसोसिएशन मतलब मिलकर काम करना चाहिए। कितने लोगों को? दो या दो से अधिक। तो बिटवीन से मेरे बेटा जी कैरेक्टरिस्टिक नीचे देखिए लिखा हुआ है, पहला पॉइंट एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। अरे हाँ और ना? मतलब बिटवीन से वहां डेफिनेशन से निकाल रहा हूं मैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। तो बिटवीन से क्या निकाला मैंने? एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। अब बात आती है कि साहब मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए पार्टनरशिप में? 2। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50। यस और नो बेटा जी? ये 50 के आगे अपने पेन से लिख लो प्लीज। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट। सर ये क्या बताया बेटा? पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होने चाहिए, ये सही बात है, लेकिन मैक्सिमम कितने होने चाहिए ये किस कानून ने बताया है? तो ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा है, पार्टनरशिप के कानून में नहीं लिखा है, ये बताया था कंपनी एक्ट ने। कैसे बताया था? और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है एमसीक्यू में। हाउ मैनी मैक्सिमम, या हाउ, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, हाउ मैनी मैक्सिमम पार्टनर इन पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और नन ऑफ दीज। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? क्या मैक्सिमम जो पार्टनर है वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग है? कंपनी एक्ट में बताया गया है, कंपनी एक्ट में बताया, पार्टनरशिप एक्ट में बताया गया है, कंपनी एक्ट में बताया गया है, इनकम टैक्स एक्ट में बताया गया है, कि नन ऑफ दीज, क्या किसी में नहीं बताया गया? तो आंसर क्या आता है? कंपनी एक्ट। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? अब पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट, आ गया कंपनी एक्ट। ये 1 नंबर इसलिए बच्चे गलत कर आते हैं क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड है। मैक्सिमम नंबर 50 तो पार्टनरशिप की बात हो रही है, और तो किसमें लिखा होना चाहिए? पार्टनरशिप एक्ट में लिखा होना चाहिए, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा, लिखा कंपनी एक्ट में। इसलिए ये एमसीक्यू क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ताकि बच्चों को नॉलेज है कि नहीं है। क्या मेरी बात सही है बेटे? क्लियर है? क्या आगे चलूं? डेफिनेशन पर आइए। तो बिटवीन से मैंने निकाला एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, फिर बिटवीन से आगे चलिए, बिटवीन द पर्सन हु हैव, अंडरलाइन करिए, एग्रीड। लो जी, एग्रीड का मतलब इधर देखो, ये समझा रहा हूं। एग्रीड का मतलब ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एग्रीड का मतलब है एग्रीमेंट। 4 लोग काम कर रहे हैं, 4 अलग अलग दिमाग काम कर रहे हैं, चारों की सोच अलग है, एक साथ काम करने वाले हैं, पैसे का काम करने वाले हैं। तो चारों लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? कि एग्रीमेंट बनाते हैं। और एग्रीमेंट में मेरे बेटा जी जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड बातें हैं, बिजनेस से रिलेटेड बातें का मतलब, जब भी हम कोई बिजनेस चलाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला होता है कि नेचर ऑफ बिजनेस, कि हम बिजनेस किस चीज का करेंगे। मैंने डिसाइड किया, हमने और आपने सपोज करिए बिजनेस करेंगे स्वीट्स का, मिठाई का, ये एग्रीमेंट में लिख दिया। कौन डिसाइड कर रहा है? 4 पार्टनर। अभी कौन से पार्टनर? जो अभी मैंने लक्ष्मी की बात करी थी ना, ये मिलकर बात चल रही है। क्या जी बिजनेस करते हैं, सब बोले जी ऐसा करते हैं, कोई बोल रहा है एजुकेशन का करते हैं, कोई कह रहा है जी कुछ और करते हैं, बोल स्वीट्स का करते हैं यार, टेंशन नहीं है। तो ये डिसाइड हुआ चारों में कि किसका बिजनेस करेंगे? स्वीट्स का, वो लिख लिया। उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, फर्म का हमारा क्या नाम होगा, मतलब बिजनेस का क्या नाम होगा?
लक्ष्मी बोली, पार्टनर थी लक्ष्मी, बोली मेरे नाम पे ही रख लो लक्ष्मी स्वीट्स। क्या रख लो? दोस्त बोले नहीं नहीं लक्ष्मी के नाम पे नहीं रखेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है, दोस्तों को नहीं पसंद। उन्होंने कहा क्या रखना चाहिए? तो उन्होंने कहा आजकल जो मार्केट में आप कहीं चले जाओ, 2 दुकानें हर शहर में मिलेंगी इंडिया के, बीकानेर स्वीट्स और अग्रवाल स्वीट्स। किसी छोटे शहर में चले जाओ तो बीकानेर स्वीट्स, किसी बड़े में चले जाओ तो अग्रवाल स्वीट्स। तो उन्होंने कहा बीकानेर स्वीट लगते हैं, ये बहुत फेमस नेम है। बोले नहीं नहीं। तीसरा पार्टनर बोला नहीं मैं बालाजी स्वीट्स रखना चाह रहा हूं। सबको अच्छा लगा, बालाजी स्वीट्स रख ले रहे हैं बालाजी के नाम पर। तो जो सबको अच्छा लगेगा वो क्लियर होगा, वो एग्रीड में आएगा। तो स्वीट्स उसका नाम रखा गया बालाजी स्वीट्स। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? फिर उसके बाद बेटा जी नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, हमारे कौन कौन पार्टनर होंगे मेरे बेटा जी। प्लेस ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस कहां पर ओपन किया जाएगा, खैरा मोड़ पे खोलेंगे क्या जवाहर चौक पे खोलेंगे क्या दिल्ली गेट पे, मतलब कौन डिसाइड करेगा इसको? कोई बाहर वाला करेगा क्या? सिर हिला दिया सभी ने 10 किलो का, 10 ग्राम की जीप से बोलो भाई, कौन डिसाइड करेगा? पार्टनर्स करेंगे ना। पार्टनर ने डिसाइड किया कि ये हम तो अपने खैरा मोड़ पर ही खोलेंगे साहब। अरे हाँ और ना, तो खैरा मोड़ पर खोलेंगे। ये सब डिसाइड मतलब डिसीजन चल रहे हैं ताकि आगे चलकर कोई लड़ाई ना हो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात आ गई साहब। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात आई तो पार्टनर बोले किससे? लक्ष्मी से। लक्ष्मी पैसे नहीं लगाए हैं तुमने, पैसे हम लगा रहे हैं, तुमको शेयर कम दिया जाएगा। उन्होंने डिसीजन लिया रेशियो होगा 2:1, मतलब इन तीनों को बराबर मिलेगा और इसको इससे कम मिलेगा लक्ष्मी को। लक्ष्मी ने उस टाइम कह दी डन, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा तो नहीं लगा रही ना, वो जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब ये क्या हो रहा है मेरे बेटा, ये क्या लिख रहा हूं मैं, ये एग्रीमेंट बना रहा हूं। नालाई को बोला करो ये एग्रीमेंट बना रहा हूं। पार्टनर्स आपस में तैयार हो रहे हैं, एग्रीड हो रहे हैं कि हम बिजनेस को ऐसे करेंगे ताकि कोई बाद में लड़ाई ना हो। हमने फ्लैक्स लगवा दिया, बोर्ड लगवा दिया बालाजी स्वीट, और लक्ष्मी कह रही है मेरे नाम पे नहीं खोली तुमने, तो वो समस्याओं को खत्म करने जा रहे हैं। क्योंकि हमने ये बालाजी स्वीट्स नाम डिसीजन चारों ने एक साथ बैठ के डिसीजन लिया था और एक एग्रीमेंट बनाया था हमने। बोलते ही नहीं है, ऐसे सुन रहे हो जैसे कोई आसाराम बापू की कहानी सुनते हैं ना, कथा प्रवच कथा चल रही हो और फिर कहा अच्छा राम जी ने ऐसे धनुष भी चलाया था, अच्छा नहीं ना। और जिसको इस बात समझ में आ जाती है वो और फिर जोर से कहा अच्छा ऐसा भी है, अच्छा तो अब मैं कोई कथा थोड़ी सुना रहा हूं यार। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा हाँ करते चलो, अच्छा करने की जरूरत क्या है। हाँ ठीक है ना। तो ये क्या हुआ मेरे बेटा, आप ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं। 4 पार्टनर, ये एग्रीमेंट तैयार। लक्ष्मी से कहा साइन करो, लक्ष्मी पे बोली कि पहले तुम करो, पहले वाले ने कर दिए, अमित था अमित ने कर दिए, हर्ष था हर्ष ने कर दिए, यश था यश ने कर दिए, और लक्ष्मी बोली अब मैं नहीं करूंगी। भाई नाम ही लक्ष्मी है भाई, अमित हर्ष यश बोले लक्ष्मी दोस्त हो आप हमारी, क्यों? क्या लक्ष्मी एक साथ काली मां के रूप में, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, इस मतलब आप मेरे से साइन करवा रहे हो, ये वो रोने लगी। क्योंकि लड़कियां भावुक हो जाती हैं, मालूम है ना तुम्हें, बात हो सही हो या गलत हो उन्हें बस रो गई। और आदमी जेंट्स की एक बड़ी टेंशन कि लड़की रोई और वो वहां फंस गया किसमें? इमोशनल में। बोला अरे अरे लक्ष्मी रोने की जरूरत क्या है, बोला मत कर साइन, तेरे पे विश्वास है, तेरे मतलब कहने का मतलब उसने इमोशनली कहा साइन करने की क्या जरूरत है। लेकिन एग्रीमेंट तो बन गया ना, लक्ष्मी ने साइन नहीं करी। सब ध्यान से सुनना, अगर यहां लक्ष्मी भी साइन कर देती तो ये बेटा माना जाता रिटन डॉक्यूमेंट। रिटन का मतलब लिखित में, अगर लक्ष्मी के साइन हो जाते तो। लेकिन यहां पर अब साइन कितने पार्टनर के हैं, तो ये रिटन और एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ओरल। आज तक आपने ओरल का मतलब क्या सुना है? मौखिक। ओरल का मतलब मौखिक होता है, लेकिन हमारे लॉ में कहा गया है कि अगर पार्टनर के सबके साइन है तो रिटन माना जाएगा, और अगर एक के भी साइन नहीं है
तो रिटन नहीं माना जाएगा, फिर क्या माना जाएगा? क्या मेरी बात समझ में आई क्या नहीं आई? क्लियर है? तो अच्छा कौन सा होगा? रिटन। तो ये बेटा जी अब आइए अपनी वहीं पर एग्रीड से मेरे बेटा जी जो आपने पिन पॉइंट लगाया था, एग्रीड का मतलब मैंने लिखा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है मेरे बेटा समझ में आता है? एग्रीमेंट में वो टर्म्स एंड कंडीशन जो सारे पार्टनरों को क्या करनी पड़ेंगी, माननी पड़ेंगी, उसे एग्रीमेंट बोलते हैं। और ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या बोल देते हैं? पार्टनरशिप डीड बोल देते हैं। आगे एक टॉपिक आएगा, पहला ये एग्रीमेंट। देयर मस्ट बी इन एग्रीमेंट आइदर रिटन और ओरल। ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और बिटवीन से मैंने क्या निकाला था? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। बोलते ही नहीं, ये बड़ी समस्या है भाई। बिटवीन से निकाला था एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। एग्रीड से क्या निकाला मैंने? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट रिटन और ओरल दोनों हो सकते हैं। फिर उसके आगे आइए, एग्रीड के आगे लिखा है शेयर द प्रॉफिट। ये फोर्थ पॉइंट पे पिन पॉइंट लगाइए। अब फोर्थ पॉइंट प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट से मैंने क्या निकाल दिया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग। यस और नो? अरे बोलते ही नहीं यार। एग्रीड के आगे क्या था? शेयर द प्रॉफिट। और कैरेक्टरिस्टिक फोर्थ पे क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। शेयर द प्रॉफिट के आगे फिर अंडरलाइन करो बिजनेस। बिजनेस थर्ड पॉइंट पे देखो, वहां पर लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स में लॉफुल बिजनेस। बिजनेस और लॉफुल में क्या अंतर है? लॉफुल का मतलब कोई भी अगर पार्टनर काम करेगा तो लॉ के अकॉर्डिंग करेगा। लॉ का मतलब कानूनन, लीगल। हमारे यहां समाज में लिक्वर शराब को बेचना, शराब बेचने के लिए, लिक्वर बेचने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, लीगल माना जाएगा। और आपने परमिशन नहीं ली तो क्या वो लॉफुल बिजनेस माना जाएगा? तो आपको जो बिजनेस करना है वो लॉफुल करना है। तो अब लॉफुल बिजनेस का मतलब लीगल काम करना है। यस और नो बेटा जी? ये नहीं कि शराब की दुकान खोल के बैठ गए और बैठने के बाद पुलिस वाले आए, तीन पार्टनर थे, 2 गद्दी पर बैठे थे। एक बार पुलिस वही बोल क्या बात है, बोले भाई इसका परमिशन क्या? हाँ परमिशन क्या? पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 1932 में लिखा है कि पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, मिनिमम 2, 50 मैक्सिमम में 2 काम करना है, क्या प्रॉब्लम है? बोला अच्छा कानून में लिखा है। उसने आपने दिखाया, सर ने पढ़ाया था हमारे, देखो। फिर उसने पुलिस वाले ने एक कान पे लगाया तुम्हारे, बोला कि नालायक, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लेता है इसकी। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखना क्या लिखा हुआ है, बिजनेस लिखा है कि लॉफुल लिखा है? तो बिजनेस कैसा होगा? चोरी करना भी बिजनेस है चोर के लिए, लेकिन वो लीगल नहीं है। लेकिन बिजनेस आप कौन सा करेंगे? लीगल। क्लियर मेरे बेटा जी? उसके बाद लास्ट आइए, बिजनेस के बाद लिखा है, देखो डेफिनेशन में लिखना है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। लिखा है नहीं लिखा है बेटा? यही आपकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए जरा ध्यान से, पूरी लाइन वही है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हाँ और ना बेटा जी? तो मैंने डेफिनेशन से ही कर दिया। बिटवीन का मतलब क्या बोला मैंने? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। एग्रीड से मैंने क्या बोला? एग्रीमेंट। शेयर द प्रॉफिट से क्या बोला? प्रॉफिट शेयरिंग। बिजनेस से क्या बोला मैंने? लॉफुल बिजनेस। और फोर्थ वो 5वीं तो सेम लाइन थी, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग। मतलब अगर हम डेफिनेशन अगर हमें याद हो जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो याद हुआ है हमारे। हाँ और ना बोलो? क्लियर? आगे आइए, हो गया लो? बोलो कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे चलो। आप फिर नहीं बोलोगे, मतलब सोच में पड़ जाते हो 2 मिनट में। चले आगे। आगे पार्टनरशिप एग्रीमेंट पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? अब जरा ध्यान से सुनना है। अभी मैंने लिखा था पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को हम बेटा जी अपनी जनरल लैंग्वेज में कहते हैं, जनरल आम लैंग्वेज में। हमारे अकाउंट की लैंग्वेज में इस एग्रीमेंट को मेरे बेटा जी डीड बोला जाता है। डीड। क्या मैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोल सकता हूं? आंसर आता है यस। क्लियर है मेरे बेटे? तो पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं? अभी बताया था मैंने, पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं। ये देखो इधर, देखो इधर, ये कागज का टुकड़ा जिसमें सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखी थी, और किसको ये माननी पड़ेंगी? किसने साइन करे थे? तो मानेगा कौन? इसी को डीड बोलते हैं भाई। ए रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग, अब मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूं, पहले क्या लिखा है नोट्स में बाद में देखूंगा। ए रिटन डॉक्यूमेंट, एक लिखित में डॉक्यूमेंट, कंटेनिंग ऑल टर्म्स एंड कंडीशन,
तो जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, विच फॉलो बाय द ऑल पार्टनर। जिसको किसको मानना पड़ेगा? पार्टनर्स को, उसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। समझ में ही नहीं आया यार? यही डेफिनेशन देखो, यही देखिए क्या लिखा है, पार्टनरशिप डीड द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन राइटिंग अमॉन्ग द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। एक ऐसा डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट जिसके अंदर जो भी लिखा होता है वो रिटन में लिखा होता है, उसे पार्टनरशिप डीड बोल देते हैं। यहां पर कंटेनिंग में क्या क्या लिखा होता है, वो क्या क्या चीजें बात लिखी होती है। कंटेनिंग ये वर्ड यूज हुआ था, कहां गया ये रहा कंटेनिंग। इसी से एक क्वेश्चन बना दिया नालायकों ने। नीचे वाला क्वेश्चन देखो, कंटेन्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में हम किन किन बातों का उल्लेख कर सकते हैं? तो मैंने बोला था पार्टनरशिप डीड में हम क्या क्या लिख सकते हैं मेरे बेटा जी, मैंने यहां लिख के दिया है। क्या लिख के दिया था? नेचर ऑफ बिजनेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ फंड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड और नॉट, पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो मेरे और आपके बीच में तय हुई है, जो मेरे और दूसरे पार्टनर के बीच में तय हुई है, और जिसको मैंने इस डीड में लिखा है, वो सब कुछ कंटेन्स है हमारे। हाँ और ना बेटा जी? यही क्वेश्चन बना दिया नालायकों ने। देखो अब वहां देखो क्या लिखा हुआ है, कंटेन्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, नेम एंड एड्रेस ऑफ फंड, प्लेस ऑफ बिजनेस, कैपिटल ऑफ पार्टनर, सैलरी और कमीशन। अरे हाँ और ना? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कुछ भी लिख सकते हो तुम्हारे मन में जो आ रहा है। हाँ और ना? आपसे एग्जाम में केवल कितने पूछे जाएंगे? 2। कहेंगे राइट एनी 2 कंटेन्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, कोई भी 2 पार्टनरशिप डीड के कंटेंट लिख दीजिए। तो आप 2 लिख दीजिए और 1 नंबर पक्का। डीड की डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपसे। यार तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? डीड का मतलब समझ में आता है? डीड और एग्रीमेंट बोथ आर द डिफरेंट क्या बोथ आर सिमिलर वर्ड? सिमिलर वर्ड है, दोनों सिमिलर है। हाँ और ना? डीड वर्ड लॉ का वर्ड है, एग्रीमेंट नॉर्मल है। अब पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, तो मैंने अभी आपको समझाया है कि आप अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हो भैया, क्या रटना पड़ेगा? लिख सकते हैं? लिख सकते हो। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होता है? पार्टनरशिप डीड ए डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, और क्या लिखा होता है? ऑल टर्म्स एंड, सारी टर्म्स एंड कंडीशन। और किसको माननी होती है? विच फॉलोड बाय द पार्टनर, कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। हाँ और ना? नहीं समझ में आया बेटा जी? तो मैंने आपको केवल क्या कराया मेरे बेटा जी? केवल 4 पॉइंट सिंपल से। पहला पॉइंट क्या करवाया मैंने? डेफिनेशन किस सेक्शन में बताई थी? फटाफट बोलो बिना देखे। 30 सेकंड लगाते हो, साथ के साथ आवाज नहीं निकलती है। किस सेक्शन में डेफिनेशन थी? कौन सा एक्ट था? पार्टनरशिप एक्ट या कंपनी एक्ट? मैक्सिमम नंबर होने चाहिए किस एक्ट में लिखा हुआ है? किसमें? कंपनी एक्ट में। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझ में आती है, इसका एक एक वर्ड मीनिंग समझ में आता है। मतलब रटने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी यार, कहीं ऐसा तो नहीं रटने में ही लगे रहो। पक्की बात? आज की क्लास समझ में आई क्या नहीं आई? अब सच सच बताओ, नहीं आई समझ में? यस हर्ष, लग रहा है कुछ हो जाएगा काम? हाँ बेटी पक्की बात है। अच्छा अब तुम एक और बात बताओ, एक और मेरी बात, क्या ये तुम लर्न लर्न तो करोगे नहीं? करोगे लर्न? नहीं, क्या करोगे लर्न करके? घर जाकर इसको पढ़ोगे? अच्छा इसी बताओ, पढ़ोगे? अच्छा ये तो बहुत बड़ी तारीफ की बात है। पढ़ोगे तुम इसको, याद करके लाओगे? मतलब याद तो लगभग दिमाग में प्रिंट आउट हो चुका है, केवल उसको निकाल कर देखना है। क्या वो 3 घंटे बाद आफ्टर मतलब 3 आवर्स इन इवनिंग, तो राइट डाउन योर नोटबुक, क्या ये सारी चीजें दिमाग में क्लियर है क्या नहीं है? तो मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ आपसे, मैंने 4 मिनट पहले क्लास रोकी थी अपनी जानबूझकर। क्लास इसलिए रोकी कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको डेली के डेली आपको साथ मेरे लड़ाई लड़नी है। ये नहीं मैंने आपको पढ़ा दिया अब आप चले गए घर और कल फिर सेम टाइम पर आ गए, सर राजा बाबू बनकर, सर यस सर, हाँ सर बताओ। अब मैं पूछ रहा हूँ डेफिनेशन किस सेक्शन में थी? फिर ऐसे गए सर कल तो मैं बिजी था वहां चला गया। ऐसा मत करना भाई, डेली के डेली करते चलो, इजी हो जाएगा।
तो उम्मीद करूं कि करके लाओगे। क्लियर है? तो कल का होमवर्क मेरा यही है, केवल डेफिनेशन करनी है आपको। क्लियर है? जो 4 पॉइंट पढ़ाए हैं यही करनी है। सभी को थैंक यू एंड धन्यवाद मेरे बेटे।